सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम कल जो हमने सीजीएल का मॉक टेस्ट दिया था प्रीवियस ईयर का 2025 का फर्स्ट टेस्ट रैंकिंग पर, उसका एनालिसिस करेंगे जीके और इंग्लिश सेक्शन का। ठीक है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है कि जिसमें हमने पूरा टेस्ट दिया था तो आप उसको देख सकते हो जाकर। ठीक है। तो ये जो टेस्ट था इसका मैं आपको एक बार एनालिसिस दिखा देता हूँ दोबारा से। ठीक है। तो इसको एनालिसिस देख लीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जीके और इंग्लिश का पहले करेंगे, दूसरे पार्ट में रीजनिंग और मैथ का करेंगे। ठीक है। तो चलिए भी पहले इंग्लिश पे जाते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द प्रोफेसर एम्फसाइज्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स बिफोर कमिंग टू अ कंक्लूजन अबाउट द रिसर्च टॉपिक। तो इसमें एरर मुझे लग रही थी ए वाले एम्फसाइज के साथ ऑन नहीं आएगा। ठीक है। इसको डायरेक्ट बोलना चाहिए था, द प्रोफेसर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग। ठीक है। वही इसमें दे रखा है कॉन्सेप्ट भी। एम्फेसाइज इज फॉलोड डायरेक्टली बाय एन ऑब्जेक्ट नॉट अ प्रपोजिशन। ठीक है। एम्फेसाइज के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑन को नहीं लगाना था। ठीक है। रीडर नोट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपग्नेंस। रिपग्नेंस मतलब होता है बदला लेना या फिर मनमुटाव, है ना। एवर्जन बोल सकते हो, एनिमोसिटी बोल सकते हो। तो रिपग्नेंस का सिनोनिम पूछा गया तो एवर्जन हो गया। ठीक है। इंटेंस डिसगस्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लिनेशन। सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, फीलिंग्स ऑफ पिटी एंड सॉरो। स्टीम यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट किसी के लिए, गुड ओपिनियन और रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट तो होता ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसमें बता दैट बताना था। तो इसमें द फाइनेंस प्रोसेस सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। तो नाउ का देखो देन हो जाएगा। ठीक है। ऑब्वियस बात है, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बी और सी में से कुछ होगा। अब देखो देयर इज नो नीड ऑफ, तो देयर इज ये प्रेजेंट में है। ठीक है। तो प्रेजेंट का डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट पर पास्ट में हो जाएगा। तो पास्ट में देखो ये तो प्रेजेंट में ये इज लगा दिया यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। पास्ट में ये होगा सीधे बॉल वाला। ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल आई वाज ऑन हॉलीडे माय कैमरा वाज स्टोलन फ्रॉम माय होटल रूम। जब तो उसका जब एक्टिव पॉसिबल बनाएंगे तो होगा व्हाइल आई वाज ऑन हॉलीडे। ये तो वैसा का चीज़ रहेगा, चार ऑप्शन वैसा ही है। ठीक है। माई कैमरा बहुत स्टोलन फ्रॉम माई होटल रूम, तो उसमें हम लाएंगे कि समबडी स्टोल माई कैमरा फ्रॉम माई होटल रूम, किसी ने मेरा कैमरा चुरा लिया होटल रूम से। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। हेड भी नहीं आएगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। दे हेड स्टोन, इसमें भी पास्ट परफेक्ट लगा दिया, ये भी नहीं होगा। और दे स्टील में ऊपर दे स्टील नहीं आएगा, समबडी स्टोर आएगा। और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इसलिए स्टोर आएगा, स्टील नहीं आएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग हैपनिंग बाई चांस इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे। ठीक है। तो कोई भी चीज़ चांस बाई चांस हो गई तो उसको बोलेंगे सेरेंडिपिटी, आकस्मिक, कोई गुड फॉर्च्यून। कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ अचानक से हो जाए तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी होता है, सेरेंडी मतलब काम को उसको, पीस, एले, सूथ, कंपोज, कम, तो ये इसके सिनोनिम थे काम में। और मिस एडवेंचर मतलब होता है कोई मिस हैपनिंग हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया अनफॉर्चुनेट, कुछ बुरा हो जाना। और फोर्टिट्यूड मतलब होता है करेज इन एडवर्सिटी और पेन में भी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट मतलब होता है, ये वाला भी मैंने सही कहा था, देखो 33% जनता कर पाई इसको बस। तो कंज्यूमेट मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा निपुण हो किसी भी चीज़ में, स्किल, है ना, एड्रॉइड हो। ठीक है। और इसका अपोजिट होता है जो कि नौसिखिया हो, ग्रीन हॉर्न हो, रूकी, टायरो, डेवलर। और एफिशिएंटो मतलब तो वो होता है जो कंज्यूमेट का सिनोनियम है एफिशिएंटो। तो भाई इसका अपोजिट होगा इनएप्ट, जो कि इतना कुशल नहीं है। आइडियल मतलब तो एक तरीके से बोले आइडियल अपना आदर्श। सूथिंग यानी काम, वरिसम यानी चिंता योजनक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर्स एम्फेसिस, जो इसमें एम्फेसिस की स्पेलिंग में गलत है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बहुत ही आसान सवाल था, इसको सिर्फ 60% 61% जनता कर पाई है, पता नहीं क्यों। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Sneha said that she had no time to confront him now about the fire that occurred in the family farmhouse.
तो इसका है होगा, ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में लिखना है। तो इसने इसने यहाँ शेड आएगा, सही शेड आएगा। शी हैड नो टाइम, तो ये पास्ट, देखो शी हैड नो टाइम, ये ऑलरेडी पास्ट में है, पास्ट परफेक्ट में, तो इसका जो डायरेक्ट में बनाओगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ओनली सिर्फ ऑप्शन सी है, बाकी कोई सा नहीं है, तो हम सीधे ऑप्शन सी लगाएंगे। हैड, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने की, इसमें काफ़ी टाइम लग गया मुझे सोचने में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग गया था इसमें मुझे। देखते हैं ज़रा इसको एक बार। Many Cubans in circumstances similar to what I had become American citizens at the first opportunity. तो मैनी क्यूबन्स इन सिमिलर टू व्हाट आई हैड, जो उसके पास है उसी के जैसा सिमिलर हो, तो इसका मैंने लगाया सिमिलर टू माइंड। इसको हम डायरेक्ट यही बोल सकते हैं, सिमिलर टू माइंड। लाइक दूज ऑफ माइंड तो नहीं, लाइक डेट ऑफ माइंड भी सही था, और सिमिलर टू व्हाट आई हैव ये भी सही था, बट ये ज़्यादा सही था, बिकॉज इट डायरेक्टली एंड कंसाइजली कंपेयर द सर्कमस्टांसेस ऑफ क्यूबन्स टू दूज ऑफ स्पीकर, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं क्यूबन के सर्कमस्टांसेस को स्पीकर के साथ, ठीक है। तो और माइंड इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। पीपल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट आर वेरी सुपरस्टिशियस, बहुत ज़्यादा अंधभक्त होते हैं, मतलब पहाड़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। सुपरस्टिशियस हम ऐसे लोगों को बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कर्मकांड, जादू टोना पे भरोसा करे, ठीक है। ये तो स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए भाई, सुपरस्टिशियस, सी नहीं आता है, टी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, कोड को सॉल्व करने को बोलेंगे कोड, क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। और अगर बात करें तो पॉलीग्राफी, एनिमोग्राफी होती है विंड से रिलेटेड, पॉलीग्राफी होती है जो झूठ पकड़ने की मशीन होती है, जिसमें आप झूठ पकड़ती है। और ऑटोग्राफी, ऑटोग्राफी तो वो रही जो कोई अपना खुद ही लिखे अपने बारे में, है ना, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है वैसे ही। और एनिमोग्राफी होती है जो हवा की स्पीड को नापे मशीन। क्रिप्टोग्राफी तो यही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इश्यू मतलब भाई किसी को त्याग करना किसी चीज़ का, है ना। इश्यू यानी अबेंडन करना, लीव करना किसी भी चीज़ को। तो इसका सिनोनिम बोला गया है इवेड। इवेड मतलब ये होता है टू एस्केप बाय टेक और चला, किसी जगह से भाग जाना किसी भी जगह से, ठीक है। रिवाइल मतलब होता है किसी को गाली गलौज करना, किसी के साथ कन्फ्रंट करना, इम्ब्रेस करना, पुटिंग आर्म्स अराउंड, किसी को घेर लेना अपने हाथों की से, इम्ब्रेस बोलना। और इन्यूमरेट मतलब होता है ईच मेंबर ऑफ द सीक्वेंस इवेंचुअली, किसी भी चीज़ मतलब काउंटिंग करना, इन्यूमरेट मतलब काउंटिंग करना एक तरीके से। और ठीक है, तो नेक्स्ट ये सारे हमने समझ लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मास्टर इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट वेयर ही केम फ्रॉम, तो मास्टर ने सर्वेंट से पूछा कि वो कहाँ से आता है, तो इसका क्या बनेगा भाई, डायरेक्टली द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, आस्क्ड द सर्वेंट नहीं, सेड टू द सर्वेंट आएगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम, देखो ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत चला गया था, सही है। और द वर्ब इंक्वायर्ड ऑफ मीन्स आस्क, both are correct for putting question, that's the concept is ask to, said to plus person to, तो ये इसका वो होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोनाउन में ही को यू से चेंज हो जाता है, टेंस प्रेजेंट के इसके रूल्स हैं, तो जो है इंक्वायर्ड को हम बोलेंगे सेड टू, इसमें ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। आस्क भी हो सकता है पर, बट इसमें जो है बी वाला सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में है इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ये तो सही है, आसान था यार। ऑस्पिशियस है नहीं, पवित्र दिन है, तो
लगा दिया आराम से, ठीक है। ओमिनस मतलब कोई खतरनाक बेकार दिन है, कोई खराब चीज़ होने वाली है हमारे साथ। ओकेशनल यानी कि कोई कभी कभार होने वाला दिन है, कोई उस टाइम पर कोई ओकेजन है, कोई त्यौहार है इसलिए। और ऑडेशियस यानी कि कोई बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो और जो रिस्क लेने चाहता हो वैसा व्यक्ति को बोलते हैं, निडर व्यक्ति को बोलते हैं ऑडेशियस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी देखो भाई, इसमें होमोनियम बताना था, ये तो 32 जनता कर पाई है। इसमें देखो होमोनियम बताना है। एक तो सील ऑन द एनवेलप, इसमें जो सील क्या चली वो जो हम सील लगाते हैं एनवेलप पर, है ना, ताले पर जो सील लगाते हैं उस वाली सील पर चल रही है। उसका एक सील का मतलब ये होता है, और एक सील का मतलब ये होता है, एक मछली होती है सील, ठीक है। आपने देखी होगी अंटार्कटिका में पाई जाती है सील मछली। तो अब इसमें देखो ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी, इसमें वही इसी सील का मतलब यही है, ऑफिस वाली सील। द मैनेजर आस्क्स द क्लर्क टू सील द डॉक्यूमेंट्स, इसका भी मतलब वही है एग्जैक्ट। और द विटनेस साइन द बिसाइड द सील टू वेरिटी, इसमें भी उसी सील की बात चल रही है। तीनों में हम बेसिकली पेपर वाली सील की बात चल रही है। बट ऑप्शन वन में द सर्कस ट्रेन टॉट द सील टू बैलेंस अ बॉल ऑन इट्स, इसमें वाले ऑप्शन वन में हम मछली की बात कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन वन में इसका होमोनियम यूज हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of these statements is not true? तो कौन सा ट्रू नहीं है इसमें? देखो नेट, इसको आप पढ़ोगे एकदम तो आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसमें ये बता रहा हूँ आपको, शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें क्या है, ये नरेटर एक घर की तरफ जाता है घूमने, और फिर वो देखता है कि वो घर में कुछ खिड़कियाँ हैं, और खिड़कियों में कुछ में तो मिस्ट है, मतलब कोहरा जमा हुआ है, तो उसमें कुछ दिख नहीं रहा, पर एक साइड खिड़की में दिख रहा है हमें, उसमें नहीं है वो, ठीक है। और उसमें उस किसी वो जो देखता है ऑथर कि इसमें एक कैंडल्स की रो जो है वो जल रही है कैंडल्स, और वो एक महागोनी की टेबल पे रखी हुई है कैंडल्स। और फिर वहाँ से उसे थोड़ा सा वहाँ पर हॉरर डरावना से महसूस होता है, क्योंकि उस एरिया में कोई और कुछ नहीं रहता है, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कलर का घर है वो, एक तरीके से मतलब ग्लूमी। और उसके साथ एक जो है, फिर वहाँ से उस घर से एक आदमी निकलता है, और उस आदमी को देखकर ऑथर थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो आदमी अपनी टोपी उसके सामने करता है, पर उससे कुछ बोलता नहीं है, और फिर वो आदमी निकल जाता है। फिर वो डॉक्टर सोचता है कि मुझे भी जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वो ऑथर भी वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। और फिर वो सोचता है कि अगर इस आदमी बट वो जाते वक्त ये भी सोचता है कि अगर इस आदमी ने मुझे पूछकर मुझे रोका और मुझसे खाने पीने के लिए पूछा तो मैं वहाँ जाकर खा लूँगा। बट फिर वो सोचता है कि रहने दो चलो, और फिर वो वापस अपने घर भाग जाता है, उसे भूख लग रही होती है, वो अपने घर चला जाता है जल्दी से, ठीक है। तो बेसिकली ये था, मैंने ऊपर ऊपर से बताया, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताया डीप में। तो उसके लिए आप डीप में आप इसे खुद पढ़ लीजिए, मैं आपको अब इसका ऑप्शन से बता देता हूँ, ठीक है। तो इनसे कौन सा ट्रू नहीं है। तो पहले ऑप्शन बोला गया नाइट फर्स्ट कंटेम्पलेट बिकॉज, हाँ, जब वो अपने उस घर से वापस घर जाने की सोचता, जब वो उस घर को देखकर, भूतिया घर को देखकर अब वापस अपने घर जाने के लिए सोचता है। तो उसमें पहले वाले बोलेगी हाँ, सोचता है। कंटेम्पलेटेड का मतलब सोचना, डीपली सोचना। द स्ट्रेंजर वॉज इन हरी टू लीव द बिल्डिंग, जो उस बिल्डिंग घर भूतिया घर से निकला, उसमें से जो व्यक्ति निकला था स्ट्रेंजर, वो जल्दी में था, हाँ वो जल्दी में था। नरेटर वॉज सीकिंग फूड एंड शेल्टर, हाँ वो जो पोएट था उसे भूख लगी थी और रहने की भी जगह चाहिए थी, सोच देख रहा था वो, हाँ। पर वो उस घर के अंदर गया नहीं, ठीक है। द स्ट्रेंजर लिविंग द हाउस वॉज इट्स ओनर, तो वो जो उस घर से निकला था व्यक्ति, जिसने अपनी टोपी उसके सामने करी थी, क्या वो उस घर का मालिक था? तो इससे हमें नहीं पता चलता कि वो मालिक था या कोई नौकर था, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी गलत है। सिर्फ 58% जनता ने कर लिया इसको, ये आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, परवेडिंग का मतलब होता है फैल जाना, जहाँ पर आप देख सकते हो परवेडिंग का ये लिखा है, देखो ये लिखा है, ये लिखा है, देयर इज एंड विंडोज ओपन टू द परवेडिंग वेग मिस्ट एक्सेप्ट फॉर वन स्पॉट। परवेडिंग मिस्ट यानी कि जो मिस्ट पूरी खिड़कियों में फैल गई थी, स्प्रेड हो गई थी, तो स्प्रेडिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन को देखते हैं एक बार। इमोर्टल यानी कि जो अमर नहीं है, इरी यानी कि बोरिंग, इरी, ठीक है।
और रिसीडिंग यानी कि पीछे, किसी के पीछे जो चीज़ होती है रिसीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन एक्सट्रैक्ट, ये एक्सेप्ट जो एक नैरेटिव है। अच्छा, ये वाला मेरे क्वेश्चन अच्छा लग रहा है। ट्रैवलॉग नहीं है, ट्रैवलॉग वो होती है कोई मान लो कोई ट्रैवल कर रहा है और उस रास्ते के बारे में ब्लॉग बना के बता रहा है। जैसे आपने यूट्यूब पर ब्लॉग देखे होंगे, वो लोग बताते रहते हैं अपनी पर पल की खबर कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसी को हम ट्रैवलॉग बोलते हैं, जब वो अपने ट्रैवल के बारे में बताते हैं। ठीक है, बट इसमें उसने जो है एक नैरेटिव है, बिकॉज उसने अपना एक्सपीरियंस बताया है, जिसमें वो एक बिल्डिंग की तरफ गया था और वहाँ क्या क्या मिला था। ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन अपना गलत चला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वाई वॉज द ऑथर शॉक्ड व्हेन ही रीच द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग के पास पहुंचा तो वो क्यों शॉक हो गया। भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो वाई वॉज, वो इसलिए शॉक हो गया था क्योंकि द डोर्स एंड विंडोज वर ओपन इन द मिस्टी वेदर, द हाउस वाज ग्लूमी इन 700। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन गलत चला गया था। वो इसलिए शॉक हो गया था क्योंकि उसने देखा कि इतनी ठंडी के मौसम में भी खिड़कियाँ और दरवाजा क्यों खुला है इस घर का। अच्छा, द राइटर वाज वेलकम बाय स्ट्रेंजर, नहीं वेलकम नहीं किया था उसने। द इंटीरियर्स वर इनवाइटेड डिस्पाइट द इलनेस, नो ये भी नहीं था। तो वो इसलिए उदास था क्योंकि वो खिड़कियाँ खुली थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेटन गार्डन क्या बता कर सकते हैं कि वो थैंकफुल था, वो मूर्ख मूर्ख था, वो डरपोक था, वो ऑब्जर्वेंट था। ऑब्जर्वेंट था वो। ठीक है, वो हर चीज़ को ऐसे क्लोजली अटेंशन देता था, अच्छे से बारीकी से देखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रीअरेंज है, तो उसमें देखो भाई कैसे करेंगे। एक बार सबसे पहले कौन सा आएगा, देखो बी, बी से तो स्टार्ट हुआ नहीं। द मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन आर रूल्स दैट क्लैरिफाई द रिलेशनशिप ऑफ स्पोर्ट्स टू प्ले गेम्स एंड कॉन्टेस्ट। Play wrote the German theorist Karl Dean is for specialist activity for its own sake, the opposite of work. Sports are part of every culture. Sports must be present for each culture has its own humans or because they have to they play because they want to. ठीक है, तो इसमें देखो अपनों ने चार ऑप्शन पढ़ लिए। अब जो ठीक ठीक लग रहा है मुझे ऑप्शन, वो है सबसे पहले स्टार्टिंग होनी चाहिए इसकी डी से, क्योंकि डी में हमने स्पोर्ट्स के इंट्रोडक्शन किया है कि डी स्पोर्ट्स एक कल्चर है का पार्ट है, पास्ट प्रेजेंट का। ठीक है, और जो है फिर डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद आना चाहिए ज़रा स्पोर्ट्स। ठीक है, हर कल्चर के अपनी डेफिनेशन, स्पोर्ट्स की अलग डेफिनेशन है। फिर बी में बोलते हैं मोस्ट यूजफुल डेफिनेशन कौन सी है, दूज दैट क्लैरिफाई, जो क्लैरिफाई करते हैं रिलेशनशिप और स्पोर्ट्स टू प्ले गेम्स और कॉन्टेस्ट के बीच में डेफिनेशन, वो रिलेशनशिप को क्लियर करती है, वो सबसे यूजफुल डेफिनेशन। तो देखो इसमें हमें एक बात का हिंट पता चलता है कि इसमें हमने डेफिनेशन की बात करी कि हर कल्चर की अलग डेफिनेशन होती है, और फिर सर ऑप्शन बी में हमने मोस्ट अच्छी से अच्छी डेफिनेशन उसके बारे में बात करी। तो कहीं ना कहीं डी के जस्ट बाद बी आएगा, जिसमें देखो डी के बाद बी नहीं है, और ऑप्शन वन में भी डी के बाद भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी डी के बाद अभी है, बट तुरंत बाद नहीं है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ऐसे करना है आपको सॉल्व, आपको पूरे स्टेटमेंट पढ़ के उसका मतलब निकाल के फिर अच्छे से अरेंज करके, इतना 10 मिनट में नहीं करना है आपको, बस हल्का हल्का हिंट लेके ऑप्शन में बिल्ड करके डायरेक्ट निकालना है। अब मैं इसका पूरा मतलब निकालने नहीं बैठूंगा कि क्या क्या हुआ था, कहानी क्या है, क्योंकि ये मेरा कोई कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं ऐसे भी जुगाड़ करके एग्जाम निकालूंगा आंसर और बस। ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। वियर द ग्रीन विलो, इसकी वैलिडिटी को मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए चला गया। वियर द ग्रीन विलो का मतलब है भाई सफर अनरिक्वाइटेड लव, यानी कि जो तुम्हारा लॉस्ट या अनरिक्वाइटेड लव था, जो तुम प्राप्त नहीं कर पाए, जो तुम्हारा गोल था,
उसको वो तुम्हारा अछूता रह गया, तो मान लो उसकी शादी हो गई इसीलिए, तो इसको वाले को इस केस में हम बोलते हैं वियर द ग्रीन विलो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। सर बाय दैट टाइम टुमारो दे वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क अलॉटेड टू देम। कल तक किसका मतलब है, कल तक वो अपना काम कर चुके होंगे जो उन्होंने वर्क अलॉटेड है, तो इसका एक्टिव में बनाएंगे तो आएगा बाय दैट टाइम टुमारो द वर्क अलॉटेड टू देम वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम। हाँ ये ऑप्शन डी सही है। अबे यार इससे बड़ा मिस्टेक हो गई मेरे से, बिल्कुल ही मैंने इसमें हैव को इग्नोर कर दिया। भाई हैव है तो हैव का हैव बीन हो जाएगा। ये तो यार गलती हुई, इसलिए मिस्टेक वो मैं मानूंगा। और 75% जनता ने सही किया है, बट मेरा फालतू में गलत हो गया। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन डी है सही है। हैव का हैव बीन हो जाएगा, तो हैव बीन सिर्फ इसी में है और किसी ऑप्शन में है नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब इसमें ये बहुत ही आसान सवाल है, 75% जनता ने किया है। आप इसको एक बार पढ़ोगे आप भी कर लोगे। पहले वाले इसमें देखो, ऑप्शन बी में हमने पालमपुर के गाँव के बारे में बात करी है, और उसमें बात करी है कि इसमें बहुत सारी जात के लोग हैं, लगभग 450 फैमिलीज हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी ऑप्शन वन में कि इसमें जो है 80 फैमिली अपन ऊंची जात की हैं, बाकी सब नीची जात की हैं, है ना। और फिर उसमें डी में बात करी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं इस गाँव में, लाइक डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जो कि उसकी गाँव की इकोनॉमी को रन करवाती हैं। और फिर एंड में ऑप्शन सी में बात करी कि जो है ये आसपास के टाउन से अच्छे से कनेक्टेड है और हर मौसम की रोड यहाँ पर है। तो ये इसका सीक्वेंस रहना चाहिए था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टली स्पेलिंग, तो भाई लग्जरी की स्पेलिंग ऑप्शन वन में ही है, बाकी ये सब फर्जी स्पेलिंग है, इन सबको आप हटा दीजिए। तो इंग्लिश का अपना एनालिसिस हो गया, अब चलते हैं जी के सेक्शन पे। ठीक है, और आपको आपका जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कुछ समझ में, ठीक है, तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट में क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन रिपीट होंगे 100%। ये एसएससी का देखो मेमोरी बेस्ड है, और ये एसएससी जरूर रिपीट करेगी। क्वेश्चन वन में है, अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के इंग्लिश कोड इन पावर टू ग्रांट डिफॉल्ट बेल वंस द प्रिस्क्राइब्ड इन्वेस्टिगेशन पीरियड है एक्सपायर्ड। तो जो इन्वेस्टिगेशन पीरियड था प्रेस्क्राइब, वो एक्सपायर होने के बाद कौन सा कोर्ट तुम्हें ग्रांट बेल प्रोवाइड करता है, तो वो कौन सा होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कोर्ट। ठीक है, तो द जुडिशियल empowered to grant default bail once the prescribed investigation period has expired. ठीक है, the right to default bail or statutory bail is an absolute right है, ये of an accused person under our section 187 के 3 of PNSS which constitutes the arrest while direction of CRPC। देखो तो अंडर सेक्शन 187 के क्लॉज 3 के अंदर इसकी बात करेगी डिफॉल्ट बेल के बारे में, जिसमें कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति का इनकी ऊपर जांच का पीरियड एक्सपायर हो जाए, मान लो उसके ऊपर कही गई थी कि 5 दिन इसके ऊपर जांच चलेगी, 5 दिन जांच हो गई उसके ऊपर, तो अब वो उसे बेल मिल जाएगी, अब उससे पुलिस नहीं रख सकती। और एक नियम और भी है, फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ लाइफ फॉर नॉट 10 years or more। ठीक है, कुछ थोड़े कोड वगैरह से टाइम टिपिकली, तो हाँ, तो आप लोग जो है सबसे पहले तो बीएनएस और बीएनएसएस इनको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। अब हर सिलेक्शन पोस्ट में भी इससे क्वेश्चन आ रहे थे, सीजीएल में भी आ रहे हैं, आगे सीएचएस और एमटीएस में भी, सीपीओ दिल्ली पुलिस सब में आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि इन जितने भी मेमोरी बचते हैं इनको सारे टेस्ट को जरूर से लगाइए। और अब इसके बारे में ज़रा बात करते हैं, तो बीएनएस जो है पहले सीआरपीसी की को हटा के आई है, सीआरपीसी का नाम तक ये थी, अब बीएनएस के भारत नागरिक सुरक्षा संहिता और आईपीसी को हटा के बीएनएस आई है, भारतीय नागरिक संहिता। अब हाई कोर्ट को आपको पता ही होगा, हाई कोर्ट जारी करता है, सेशन कोर्ट वो होते हैं जो छोटे मोटे मैटर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, लाइक
और एक बात और जान लीजिए, अगर आप एक कानून और है कि अगर कोई दो व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती तो 24 घंटे के अंदर उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, वरना अगर नहीं कर पाती तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे। तो आइडियल गैस की जो गैस मॉलिक्यूल का साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, दैट द वॉल्यूम कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू द कंटेंट वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम को हम इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं लग रहा है, ठीक है चलो। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल छोटा होगा काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में, तो हम ऊपर कंटेनर के पूरे कंटेनर के वॉल्यूम, मान लो ये एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है ये है, और कंटेनर अपना इतना है, तो इन दोनों इसके वॉल्यूम के कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले इसका वॉल्यूम तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है एकदम, इसको हम इग्नोर भी कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन 1 ठीक है। ऑप्शन 3 देखते हैं, व्हेन आइडियल गैस मॉलिक्यूल कोलाइड नो एनर्जी लॉस नो कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक। पढ़ने में बिल्कुल जनरल और रियलिस्टिक स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि जब दो आइडियल मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी, क्योंकि वो तो ये तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर कोई नॉन आइडियल मॉलिक्यूल होता है तो अगर वो टकराएगा तो एनर्जी लॉस होती है, बट आइडियल केस में नहीं होती है। और दूसरा अगर पढ़ें तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस ऑन वन अनदर। हाँ आइडियल, ये तो एकदम सही है, क्योंकि आइडियल गैस मॉलिक्यूल एकदम आइडियल रहते हैं, वो एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हीलियम और नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, तो आप इन सबको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है आर्टिकल 279 के सब क्लॉज 9 के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन 1 में क्या रखा है, सेंटर एंजॉयज 60% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन द जीएसटी काउंसिल। ओके, एंड सेकंड में जीएसटी काउंसिल डिसीजन रिक्वायर अनैनिमस अप्रूवल फ्रॉम ऑल स्टेट्स। States have an equal share of voting power, और fourth में the state together possess twice the voting power if weight of the center in the GST council। तो यार ये मुझे बिल्कुल नहीं बताता, और मेरा भी गलती है, सिर्फ 8% जिंदा शो कर पाई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% आएगा आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में ये। ठीक है, तो इसके तरफ पढ़ लेते हैं क्या होता है। स्टेट के पास ट्वाइस पावर होती है वोटिंग, सेंटर से ज़्यादा होती है स्टेट के पास पावर। सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। तो वेटेड वोट को क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स वोट्स शैल हैव अ वेटेज ऑफ ओनली 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स कास्ट। ओके, a state with the votes of all the state government taken together shall have a weightage of 2/3 of the total votes cast. Thus, that is calculated twice. Decision majority, every decision in the system also requires a majority of not less than 3/4 of 0% of the weightage vote of the members. Cooperative federalism structure ensures no decision can be passed without the consent of either the center or the states promoting cooperative federalism direct yes. ठीक है, तो इसमें लिखो भाई, बहुत ही आसान आसान कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सभी आसान भाषा में समझाता हूँ। किसी भी मान लो 279 के एक अगर कहता है कि अगर हम किसी भी जीएसटी काउंसिल में कोई भी प्रस्ताव लाते हैं, कोई भी नया कानून लाते हैं, ठीक है, तो उसमें टोटल अपने 100% वोट होते हैं। ठीक है, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के मिले हुए होते हैं, सेंटर प्लस स्टेट। इसमें सेंटर के पास जो है 1/3 पावर होती है, और स्टेट के पास 2/3 पावर होती है। इसका 3 से 3 काटें तो जैसे रेशियो आएगा तो 1:2, यानी कि स्टेट के पास डबल पावर होती है, सेंटर के पास सिंगल होती है। तो और चाहिए अब किसी भी प्रस्ताव को पास करने के लिए मिनिमम 100 में से 75% वोट चाहिए हमें। अब वो 75% स्टेट और सेंटर दोनों में से मिला के होंगे। ठीक है, वही बात चली गई। तो वेटेड वोट होते हैं अपने ये सेंटर वाले, स्टेट्स का वेट होता है इसमें 2/3, रेशियल मेजोरिटी हमें 75% चाहिए होती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये बताया गया है कि कोई भी कानून इन दोनों की सेंटर और स्टेट की बिना मर्जी के कोई पास नहीं हो सकता, और जी लिखा गया ना, विदाउट द कंसेंट ऑफ इधर द, या तो सेंटर की चाहिए या स्टेट की चाहिए, और मिनिमम 75% होनी चाहिए। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। आप इसको भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और ऐसा मत लिखिए जैसे इसमें लिखा है, अपनी आसान भाषा में लिखिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो और सारी चीज़ें दोबारा से याद हो जाएँ। तो सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, कुद्रेमुख जो माइंस है कर्नाटका की, ये आयरन और के लिए फेमस है।
ठीक है, मुझे लग रहा था गोल्ड के लिए, बट आयरन और अपना सही चला गया। ठीक है, कुद्रेमुख माइंस, वो कर्नाटक की काफ़ी सारी माइंस में क्या, मैं आपको नाम बता देता हूँ, कुद्रेमुख, अंशी, नागरहोल हैं, अच्छा वो तो नेशनल पार्क है। हाँ, तो कुद्रेमुख माइंस और केजीएफ वाली जो माइंस हैं, और एक माइंस और हैं को कर्नाटक शायद आयरन गोल्ड की स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस फेमस है। ठीक है, और अब ये इसमें कोई इतना खास नहीं है पढ़ने के लिए। अब इसको इसको पढ़ सकते हो। इंदौर हॉस्पिटल ऑफ द स्टेट ऑफ गोल्ड माइनिंग कर्नाटक, कोलार की भट्टी है ये गोल्ड, कोलार की हट्टी गोल्ड माइंस, कोलार के गोल्ड और जिंक इज नॉट अ मेजर जिंक, जिंक कोलार में जिंक के लिए राजस्थान फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो फल एक्सपोर्ट तो देखो, इस बार जो थर्ड ईयर नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, जिसका मोटो था मोहाली, उसमें ये दो हमने चीज़ नहीं जोड़ी थी, योगासन और मलखम। ये मुझे पता था, इसे मैं लगा दिया, आसान था ये। ठीक है, योगासन और मलखम जोड़ा गया था। योगा मलखम एमपी का वो है डांस, और ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, होम स्टे के बारे में बात करते हैं ज़रा। तो अमित शाह अपने होम स्टे में ही कंटिन्यू टू यूज सर्व एज होम मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन। हाँ, 2024 इलेक्शन में उन्होंने अपनी वही पोस्ट रखी, कोई चेंज नहीं करी। हो गए, ये 6 साल का होता है क्या टेन्योर उनका? नहीं, 5 साल का होता है भाई। तो ऑप्शन सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया, इसमें भी गलत हो गया, सेकंड इसमें भी गलत हो गया, और इसमें भी गलत हो गया। तो कौन सा अच्छे से वन बचा? तो आप इसको ऐसे इजीली कर सकते थे। ऐसे एलिमिनेशन से क्या करो, अगर आपको मान लो थर्ड नहीं भी बताना, फिर भी आप आराम से कर सकते थे इसको। थर्ड को एक बार पढ़ते हैं, होम मिनिस्ट्री ओवरसीज मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्पांस। यस, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आसान है। होम मिनिस्ट्री का काम यही होता है, बॉर्डर मैनेजमेंट करना। जितनी हमारी CABF होती हैं सब इसी के अंदर आती हैं, अपने IB, रॉ, जितनी भी खुफिया एजेंसी सब इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आसान था ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे वो कौन सा बताता है, बेस्ट एक्सप्लेन द एज स्पेसिफिक रेट्स इन डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है भाई जनसंख्या, जनगणना का मापन, जिसमें जनगणना करते हैं। तो उसमें एज स्पेसिफिक एज नापने का क्या फायदा है? एज नापने का फायदा है, दे रिफ्लेक्ट एज वाइज एवोल्यूशन इन फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी। तो हमें पता, उसे एज वाइज पता रह जाता है कि हमारी जन एज वाइज पॉपुलेशन कितनी है, इसमें कितने लोग खत्म हो रहे हैं, कितने लोग पैदा हो रहे हैं। हिंदी में आप देखना चाहते हो तो हिंदी में ये देख सकते हो आप। बाकी ये दे हेल्प, बाकी ऑप्शन दे हेल्प लिटरेसी लेवल, तो नहीं, इससे लिटरेसी लेवल से कोई मतलब नहीं। इसके लिए हम लिटरेसी रेट नापते हैं। दे शो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एल्डर व्यूवर, नहीं यार, इससे ये नहीं नापती। इससे तो पर कैपिटा इनकम से पता चलती है कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है किसी भी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अपना गलत चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मुझे आता ही नहीं था यार बिल्कुल, एक्सपो सेट के बारे में, पर मैंने से गैस करा और गैस अपना गलत चला गया। तो पूछा गया है कि एक्सपो सेट के ऊपर जो मशीन लगी हुई थी उसका क्या काम था, और तो वो उस मशीन का नाम था पोलिक्स, जो कि एक्सरे पोलराइजेशन नापती। इसकी नापने की कैपेसिटी ये थी 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉनिक वाट टू स्टडी ब्लैक होल्स को नाप पढ़ाई करने के लिए। तो इसको देखते हैं कि एक्सपो सेट की फुल फॉर्म क्या है। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीटर मिशन। ओके, इट कैरीज टू प्राइमरी scientific instrument to study the polarization and characteristics of cosmic X-ray sources की स्टडी करने के लिए इसको उसमें भेजा गया है। अब इसके ऊपर दो मशीन लगी, एक तो लगी पोलिक्स। ठीक है, पोलिक्स क्या है भाई? पोलिक्स एक फुल फॉर्म पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज। इसको इनको आप जरूर से याद कर लीजिए, ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिस इज अ कोर इंस्ट्रूमेंट इन प्रैक्टिकली मेजर एक्सरे पोलराइजेशन को मेजर करता है एंड 8 से लेकर 30 इतनी रेंज तक
और उसका प्राइमरी गोल है टू स्टडी वेरियस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लैक होल्स की स्टडी करना, न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी करना, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की स्टडी करना बाय एनालाइजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग एक्सरेज का, ठीक है। और दूसरी चीज मशीन लगी थी एक्सपेक्ट, इसका फुल फॉर्म है एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। इसका काम था टू मेजर परफॉर्म हाई रेजोल्यूशन एक्स-रे स्पेक्ट्रोग्राफी एंड टाइमिंग इन एनर्जी रेंज ऑफ इतनी 0.8 से लेके 15 तक हाई रेजोल्यूशन की स्पेक्ट्रोस्कोपी करना, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट गाइस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हु रोट द बुक आर्गुमेंटेड इंडियन, ये वाली यार अमर्त्य सेन ने लिखी है। ये वाला क्वेश्चन वगैरह सिली मिस्टेक हो गई थी, मैंने पढ़ा था बट गलत हो गया था। रामचंद्र रुआ की जो पुस्तक है वो है इंडिया आफ्टर गांधी, ठीक है। इंडिया आफ्टर गांधी काफ़ी बार एग्जाम पूछी जाती है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और पवन कुमार वर्मा की कौन सी बुक है, द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास। और चेतन वर्गी टू स्टेट्स और द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, 5 पॉइंट समवन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें मैत्री युद्ध अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच का है, आसान है तो। सिर्फ 32% जनता लगा पाई इसको, पता नहीं क्यों। और इंडिया और नेपाल का जो है वो है सूर्य ग्रहण। इंडिया और म्यांमार का है वो है इम्बैक्स। इम्बैक्स में इंडिया म्यांमार बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज, इसकी फुल फॉर्म ये है। और इंडिया और इंडोनेशिया की गरुण शक्ति। इंडिया और फ्रांस की बताइए कौन सी वरुण शक्ति। इंडिया और यूएसए की कौन सी वज्र प्रहार। और इंडिया और बांग्लादेश कौन सी संप्रीति। और इंडिया और मालदीव की कौन सी है बताइए। और जापान की है धर्मगार्जियन, ठीक है। और इंडिया और मालदीव की थी आई थिंक कुछ फ्रेंड से रिलेटेड थी, अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। और अगर बात करें तो इंडिया और एक्सरसाइज अल नजा, इंडिया और ओमान की है, ठीक है, अल नजा। और दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान की है। मैंने आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज याद करा दी, आप वीडियो को 10 सेकंड पीछे करके दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, रिगार्डिंग जूडो कॉम्पिटिशन। ये फालतू में मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया, जूडो कॉम्पिटिशन के बारे में पूछा गया। कॉन्टेस्ट एरिया कंसिस्ट ऑफ एन इनर फाइटिंग जोन मेजरिंग एट लीस्ट 8 मीटर स्टैंडर्ड बाई सेफ्टी जोन ऑफ एटलीस्ट 3 मीटर इनवर्ड। पहले वाले में देखो काफ़ी सारा वाइड चीज़ें बताएंगी, तो ये पहले वाला सही लग रहा है मुझे, ठीक है। बट इन ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट द कॉन्टेस्ट वर गेटिंग रेड इंट्रोड्यूस बिफोर द इंटरनेशनल स्टार्ट गेटिंग ब्लू। अच्छा, तो ये भी ठीक है। नहीं, तो ये दूसरा गलत है भाई। रेड और ब्लू में से किसी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको पढ़ लीजिए आप यहाँ पर। क्या लिखा है द कंटेस्टेंट वेयरिंग ब्लू इज इंट्रोड्यूस आफ्टर द कंटेस्टेंट वेयरिंग व्हाइट। अच्छा, देखो जूडो में व्हाइट और रेड नहीं होता है, ब्लू और व्हाइट होता है। व्हाइट को हम बोलते हैं शीरो और ब्लू को बोलते हैं एवो। और पहले हम पहले जो है व्हाइट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर ब्लू को कराते हैं। और वाइट वाला जो है वो किसी ट्रेडिशनल को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू वाला बेटर डिफरेंशिएशन जो इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1919 वाले से क्या गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाले से क्या किया था, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रोविंसेस। अच्छा, प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट 1919 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से 19 इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। 1919 वाले को क्या बोलते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या किया था हमने, सब्जेक्ट्स जितने भी थे उसको दो टुकड़ों में बांट दिए, ट्रांसफर्ड और रिजर्व। और अंडर दिस सिस्टम प्रोविंशियल, आप पढ़ सकते हो इसको यहाँ से, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिए इसका। और बाकी एक्ट की अगर हमारी बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया कौन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की
सिफारिश में, और बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे वो इंट्रोड्यूस किया गया, नॉर्थ प्रोविंसेस में, ठीक है। तो ये था इसका। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू बेग टू द रेन ऑफ हुमायूं, तो वो हिंदू बेग कौन थे? प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर थे हुमायूं के टाइम पे हिंदू बेग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इन्होंने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुमायूं के टाइम पे। इसके अब ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति मिलती है, ये पहला वाला बिल्कुल ठीक है, रेगुलर कैटेगरी में। देखते रहते हैं यूट्यूब पे। और तो इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे कौन? ओम नंबियार, 1985 में इन्हें मिला था फॉर एक्सीलेंस इन कोचिंग के लिए, ठीक है। तो ये फिर टीचर्स को मिलता है, ना कि स्टूडेंट को। जैसे कि जो कोच होता है, जैसे कि ओम नंबियार जो थे पीटी उषा के कोच थे। पीटी उषा अपनी उड़न पर ही बोलते हैं इनको, अपनी कूदती थी, लॉन्ग जंप करती हैं और केरल से बिलोंग करती हैं ये। इनके कोच थे ओम नंबियार, तो इनको पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था 1985 में, ठीक है। और इनके साथ जो और लोगों को मिला था वो तो भालचंद्र भास्कर भागवत, इन्हें रेसलिंग के लिए मिला था, ठीक है। रेसलिंग के लिए मिला था इन्हें, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और पॉइंट रह गया, लाइफ टाइम कैटेगरी में 15 लाख रुपये मिलते हैं और रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपये मिलते हैं। ये चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सौर जाति क्या क्या है थी? तो सौर जाति तो हमने पढ़ी थी उस दिन डांस वाली वीडियो में, कि डांस की जो प्रोसेस होते हैं जितने भी, पहले जाति स्वरम, गणेश वंदनम और तरंगम, तिल्लाना, पदम, है ना। तो उसी में एक स्वर जाति भी होने पड़ी थी, जिसमें हम जो है ढोल नागरा बजा के डांस का स्टार्ट करवाते हैं किसी भी मोहिनीअट्टम और कथकली में, ठीक है। स्वर जाति इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कर्नाटिक म्यूजिक दैट सर्विसेज। आप इसको पढ़ लीजिए, देखो वर्णम, वरम, तिल्लाना, पदम, ये मैंने इस टाइम को पढ़वाए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है। बिम्बिसार की मैरिज क्यों करवाई थी? देखो बिम्बिसार जो थे बड़े अजीब टाइप के आदमी थे। इन्होंने सोचा कि हमें अगर अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, जैसे कि मान लो उनका एरिया इतना है, ठीक है। अब इन्हें सोचा चाहिए कि हमें, मान लो तो ये इनका मगध है, अब इन्हें चाहिए कि हमें मान लो कौशल को भी अपने अंडर करना है। तो इनका ये फिलॉसफी थी कि मैं ऐसे लड़ाई नहीं करूँगा, मैं इनकी लड़की से शादी कर लूँगा। तो ये इनकी लड़की से शादी कर लेते राजकुमारी से, और दहेज में कौशल को ले लेते थे। तो ऐसे ही अपने फ्रेंडली रिलेशन कर इस्टेब्लिश करने के बाद ऐसे इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया है। इस शादी के लिए साथ माने जाते हैं मेरे हिसाब से। तो ऐसे जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो बिम्बिसार के बारे में बात करें तो ये वो हर्यक वंश के फाउंडर थे आई थिंक, और इनके बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु बेटा था उदयन। इन वंश को हम पितृहंता वंश बोलते हैं, क्योंकि इसके वंश में सब लोग अपने बाप को मारते हैं। जैसे बिम्बिसार का बेटा जो कौन था? अजातशत्रु, है ना। और अजातशत्रु का बेटा कौन था भाई? उदयन। अजातशत्रु का बेटा उदयन। तो अजातशत्रु ने बिम्बिसार को मारा थोड़े दिनों बाद जब वो बड़ा हो गया, और उदयन ने फिर अजातशत्रु को मारा जब वो बड़ा हो गया, और फिर उदयन के बाद इनका वंश खत्म हो गया। फिर आ गया दूसरा वंश, हर्यक वंश के बाद आई थिंक नंद वंश आया, और नंद में फिर एंड में धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा, और फिर मौर्य वंश की स्थापना हुई। कौटिल्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को धनानंद को मारा था। और अगर बात करें तो बिम्बिसार तो शादी बहुत करते थे, और ऐसे ही बिम्बिसार की तरह एक बिंदुसार में, वो भी ऐसी इसी फिलोसफी में बिलोंग करते थे, ठीक है। बिंदुसार जो है, अपने बिंदुसार के जो ससुर थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, तो उन्होंने सेल्यूकस निकेटर की लड़की से शादी करी हेलेना, और अपना फिर साम्राज्य बढ़ाया। और इनकी फिर इन्हें दूसरी शादी करी नगद की मगध, जिनकी रानी का नाम था कारूबाकी आई थिंक, कारूबाकी नाम था, और जो कि जिनकी से बाद में अशोक पैदा हुए, सम्राट अशोक, ठीक है। और फिर तो उनके, और हेलेना से जो लड़का पैदा हुआ था वो उसका नाम था सुशील। तो जितनी मैंने फैक्ट बताए आप इन सबको लिख लीजिए कॉपी में,
या फिर बस ऐसे सुन लीजिए दोबारा से एक बार 10 सेकंड पीछे करके वीडियो को, ताकि आपके दिमाग में वो सेट हो जाए। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लद्दाखी न्यू ईयर में लोसार जो मनाया जाता है वो उसमें किसकी पूजा करते हैं? आइबेक्स की बात पूजा करते हैं। आइबेक्स एक तरह की बकरी होती है लंबी सी जंगली, और लद्दाख में मनाया जाता है इसको। एक बार मैं आपको एक बार इसकी शक्ल दिखा दूँ तो चलिए आप लोग खुद ही गूगल पर देख लीजिए। चलो दोस्त क्या हो रहा है? तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो अभी आप बताइए, लोसर तो लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। अब बताइए लोचर, लोचर जो होता है वो कहाँ मनाया जाता है? और लुसुंग, लुसुंग, ठीक है, फांग लापसोल, ये सब मुझे बताइए कहाँ मनाए जाते हैं, कमेंट में। ये ऐसा देखो, आप देख रहे हो इसमें जिसकी बड़े बड़े सींग हैं, इसको बोलते हैं आइबेक्स। और ये जंगली बकरी होती है कहीं जिस, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं आपस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following: the recommendation of GST Council advisory in nature and not legally binding। ठीक है, पहला वाला सही है। चलो आर्टिकल 240 of the both parliament and state legislature have concurrent power to make laws on GST। तो ये दोनों आर्टिकल सही हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम। रिकमेंडेशन तो जीएसटी काउंसिल एडवाइजरी नेचर, ठीक है। तो ये किसी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड 2022 वाले केस से इसको बताया गया कि जीएसटी काउंसिल जो जितनी भी रिकमेंडेशन करेंगी वो लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी भी लेजिस्लेचर पर, और कंकरेंट पावर्स 246 के ए के अंदर आती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ मेरे को ये बता दीजिए, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से आई और कौन सी आर्टिकल से आई? तो बताइए 101 आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है? 101 आर्टिकल से संबंधित है। और जीएसटी की हेड काउंसिल का हेड कौन है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, और बस इतना ही बताइए। और किसकी स्लॉट रेंज क्या है? स्लॉट रेंज तो इसकी कितनी, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। और जो खुली वस्तु होती है, लाइक खुली हुई जो जितनी आप देखते होगे मार्केट में, जैसे कि अंडे और मसाले जो खुले वाले होते हैं उन पर जीएसटी नहीं लगता। झंडे भी जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और जो 28% जीएसटी लगता है वो लगता है लग्जरी गुड्स पे। कोई महंगी वस्तु होती है लाइक मर्सिडीज, BMW, या फिर कुछ डायमंड की ज्वेलरी लेकर आओगे आप, वो बहुत महंगी महंगी हो, तो उसमें सरकार कहेगी भाई अगर ये 28% जीएसटी हमें दे देगा तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। जो भाई BMW अफोर्ड कर सकता है वो 28% जीएसटी भी अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद करा था कि महंगी चीज़ भी 28% लगेगा, सस्ती चीज़ भी लगेगा 5%, मसाले और ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं फीमेल्स के, उसमें लगता है भाई 18%। फीमेल्स के जितने कॉस्मेटिक्स होते हैं उस पर लगता है। पेट्रोल पर कितना लगता है बताइए आप लोग, ये मुझे कमेंट में बताना। और ये बताना कि जीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल हो गए। तो देखो सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब जीएसटी में चले गए। एक्साइज जो ड्यूटी था ये भी जीएसटी में चला गया। बस अब जो एक्साइज ड्यूटी है वो पेट्रोल और जितने भी एविएशन फ्यूल है ना, डीजल है, इन पर देना पड़ता है एक्साइज ड्यूटी। बाकी सब तो जीएसटी में चला गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आदित्य L1, हाँ ये तो आसान है, ये तो लैग्रेंज पॉइंट था, ठीक है। ये है इज पोजीशनड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड विच टाइप ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये लैग्रेंज पॉइंट था, ठीक है। L1 ये लैग्रेंज पॉइंट 5 होते थे, L1 से लेके L5। ये क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू लार्ज बॉडीज एक्टिंग ऑन स्मॉल बॉडीज, है ना।
ये जो है अपना L1 आदित्य L1, ये L1 फेज। देखो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मान लो सन है, ठीक है, ये अर्थ है। अब सन के ऊपर ये कोरोना लेयर है, उसकी टॉप मोस्ट है। अब ये 5 पॉइंट होते हैं इधर, 1 2 3 4 5, ऐसे मान लो। अब ये होता है L1, और ये L2, ये L3, और ऐसे ये वाला L5। ये 5 इन पाँचों को हम लैंग्वेज पॉइंट बोलते हैं। तो जो अपना आदित्य L1 गया था इंडिया अर्थ से, तो इन्हीं कहीं पॉइंट पे जाकर स्टडी करी थी उसने। तो बस यही था। और अभी ये अर्थ, अभी ये मिशन सेटेलाइट में है आदित्य L1, अलग अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, और अभी भी सन को देख रहा है, कंटिन्यूसली फेसिंग द सन। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कौन सा सिटी, देखो 10 लाख की पॉपुलेशन में फर्स्ट आया तो वो सूरत था, और 5 से 10 लाख की में फिरोजाबाद था, और लेस देन 5 लाख में रायबरेली था। इसको अगर अच्छे से रट लीजिए, सूरत को हम डायमंड सिटी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें डायमंड बहुत निकलता है। और सूरत को कितना मिला था कैश प्राइस, 1.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइस मिला था। ठीक है, ठीक है, बस नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के क्या काम होता है भाई? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है कि कौन सा देश में कितना भ्रष्ट है, कितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, नेता हैं। तो भाई इसने बताया कि इस जो EU का गोल्डन पासपोर्ट वीज़ा प्रोग्राम आया है, इसमें क्या भ्रष्टाचारी चल रही है, इसकी क्या प्राइमरी इशू बताना था। तो ऑप्शन में देखो, आप इसे आराम से कर सकते हैं एलिमिनेशन से, मात्र 35% जनता कर पाई, बट आप इसको आराम से कर सकते थे। कैसे? पहले ऑप्शन 1 पढ़ते हैं। दे फैसिलिटेट लीगल माइग्रेशन क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, तो ये पॉजिटिव है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। दे प्रमोट कल्चर इंटीग्रेशन विद द EU, हाँ वही कर रहे हैं, EU कल्चर प्रोटेक्शन, इसमें कोई इशू नहीं है, नॉर्मल पॉजिटिव है। दे बूस्ट टूरिज्म बाई विजिटिंग ईजिंग वीजा रिक्वायरमेंट, यस उन्होंने टूरिज्म को बूस्ट किया, ये भी अच्छा है, पॉजिटिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी पढ़ो आप। दे अलाउ करप्ट इंडिविजुअल्स टू मिसयूज सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी बेनिफिट्स फॉर पर्सनल एडवांटेज, इन्होंने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लोग हैं, उनको उस सिटीजनशिप जो उन्हें आसानी से मिल जाती है उसकी पासपोर्ट की वजह से, उससे उन्होंने अपना पर्सनल एडवांटेज के लिए गलत इस्तेमाल किया। तो ये देखो नेगेटिव स्टेटमेंट है इसका, ये कोई इशू भी है, ये गलत है। तो ये हमारा आंसर जरूर होगा, 100% यही होगा। ठीक है, और देखो भ्रष्ट करप्ट भी इसमें आ रहा है, और वैसी वर्ड बात है, आप हाईलाइट वर्ड देखा करो आप, तो कीवर्ड देख लिया करें। तो बस अपना ये गलत ठीक निकला, अब आप इसको पढ़ लीजिए। ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह केसेस को, करप्शन को भी चेक करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घूमर जो नृत्य है उसको टॉप ट्रेडिशनल लोकल डांस में कब डाला गया? ये तो 2013 में डाला गया, ये किसी को नहीं पता था, 26% जनता कर पाई है। घूमर नृत्य के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो ये राजस्थान का देखो नृत्य है, इसका मतलब है घूमना, घूमर मतलब घूमना, तुम्हें घूम 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 के डांस करते हैं, स्कर्ट्स पहनते हैं लोग, और भील ट्राइब करती है बेसिकली। और भील ट्राइब में भी राजपूत की, अब भील पहले तो उसकी भील ट्राइब करती थी, अब उसको राजपूत की वुमेन्स भी करती हैं। और इसको यूनेस्को में 2013 में डाला गया, मतलब 2013 में नहीं, इसको तो टॉप ट्रेडिशनल लोकल डांस में 2013 में माना गया, और यूनेस्को में 2010 में हमने कालबेलिया नृत्य को कल्चरल हेरिटेज में डाला, अमूर्त विरासत में लिया। एक तरीके से कालबेलिया एक तरीके काले कपड़े पहन के महिलाएं डांस करती हैं, सांप वाले कपड़े, उसमें सांप बने होते हैं, और सांप की तरह डांस करती हैं नागिन, और ये कालबेलिया नाम की एक जनजाति होती है, वो करती है। अगर मैं आपको उसका फोटो दिखाऊं, तो आप इधर से देख सकते हो कालबेलिया। तो ये होता है, देखो जैसे कि आप देख रहे हो, ब्लैक कपड़े पहन के महिलाएं नाच रही हैं। ठीक है, चलिए फिर वापस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। इनमें से कौन सी योजना बिल्कुल अलग है, कौन सा एब्सोल्युटली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर बेस्ड? तो देखो ये भी बहुत ही हलवे सवाल है, 45% जनता कर पाई, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। देखो इसमें बोला कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्ट,
तो पीएम गति शक्ति का क्या काम था? गति शक्ति रेलवे की योजना थी, जिसमें रेलवे को के लिए हमने कॉरिडोर बनाया गया था, ठीक है। भारतमाला परियोजना ये रोडवेज को कनेक्ट कर रही थी, है ना, हाईवेज को कनेक्ट कर रही थी 4 सिटी को, दिल्ली और चेन्नई और कोलकाता और शायद इधर महाराष्ट्र में मुंबई को। भारतमाला परियोजना हाईवेज को कनेक्ट कर रही थी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी ये भी कनेक्ट कर रही थी, ट्रांसफ़र ऑफ, ताकि जो है अपने प्रोडक्ट्स सेल के लिए ट्रांसफ़र हो सके। ये तीनों एक तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर रही थी। बट अब पीएम फसल बीमा योजना ये बिल्कुल अलग है। ये फसल के बीमे की योजना है, जिसमें किसानों को उसकी फसल के बीमा का कराया जाता है। तो यही वाली बिल्कुल अलग है, बाकी ये तीनों रोड से संबंधित है। अब आप इन सबको पढ़ लीजिए। देखो इनका क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम है इन तीनों का। बाकी इसका वही है। अब गति शक्ति वाली योजना 2021 में लगी थी, गुजरात में स्टार्ट हुई थी बेसिकली। और भारतमाला परियोजना चार कनेक्ट कर रही थी लोगों को, जगहों को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन गलत चला गया फालतू में, ये वाला मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी। ये वाला भी आसान था। देखो आगे पूछा गया लाइमस्टोन केव्स के अंदर कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। तो लाइमस्टोन जो होती है अपने पढ़े थे, स्टेलेक्टाइट होती है, स्टेलेक्माइट भी होती है। फीचर्स फाउंड विद लाइमस्टोन केव्स। तो लाइमस्टोन केव्स के अंदर कॉलम्स भी होते हैं, ठीक है, बट केवर्स नहीं होते हैं। अब देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। मान लो ये केव है, ये ऊपर है इसकी छत, ये वाली नीचे है इसकी ज़मीन। अब जब यहाँ पर वाटर ऐसे छोटा छोटा ड्रॉप वाइज गिरता रहता है। अब यहाँ से ड्रॉप वाइज गिरेगा, ऊपर से नीचे गिरेगा, ऐसे ऐसे, और उस पर यहाँ पर कुछ एक शेप बना लेता है ऐसे ट्रायंगल से, तो इसको बोलते हैं। तो जो ऊपर वाली जो होती है इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट, ठीक है। और जब ये दोनों ऐसे जुड़ जाती हैं कभी कभार, ऊपर से ऐसे नीचे गिरी पानी पानी और ये ऐसे जुड़ गई आपस में, तो इसको हम बोलते हैं पूरा कॉलम। तो ये तीनों चीज़ें लाइमस्टोन से संबंधित हैं। अब ठीक है, समझ में आ गए। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, ऊपर वाला जो होता है इसको हम टाइट से पकड़ेंगे। ऐसे याद करो जैसे मैंने याद किया। जब ऊपर से अब कोई ये जो होता है इसको हम पकड़ेंगे टाइट से, नीचे वाले पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो टाइट, ऊपर वाले को टाइट से पकड़ेंगे तो इसको बोलेंगे मैं स्टेलेक्ट टाइट, टाइट, ठीक है। और नीचे वाले को बोलेंगे स्टेलेक्ट माइट। तो अपना ये सी वाला सही है। K1 तो देखो ये विंडरोजन से बनता है। जब मान लो वहाँ मिट्टी है, यहाँ हवा की वजह से मिट्टी उड़ गई उस जगह की, और वहाँ पे गड्ढे बड़े हो गए छोटे छोटे हैं, तो उसको बोलते हैं K1। अब ऑप्शन 1 और 2 कैसे गलत हुआ है? तो ये देखो गलत इसलिए गलत हो गया, अपवर्ड फ्रॉम द के फ्लोर, ठीक है। और स्टेलमाइट फ्रॉम द ड्रिपिंग, नहीं देखो ये उल्टा बोल दिया है। स्टेलमाइट का काम ये था, ये स्टेलमाइट का काम होता है ये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following animal is not depicted on the modern stone pillar। तो ये आसान थे। मॉडर्न की जो स्टोन पिलर थी उसमें 4 जानवर थे, लायन, बुल, एलिफेंट और डियर भी था, पर टाइगर नहीं था, ठीक है। मैं आपको अगर इसे इमेज दिखाऊं तो दिखाता हूँ मॉडर्न स्टोन पिलर एनिमल्स। तो देखो लॉयन, एलिफेंट, बुल्स, इमेज, ये देखो इमेज नहीं दिख रही इसकी। तो ये देखो इस वाली इमेज में आपको दिख जाएगा। पता नहीं आज ये स्लो चल रहा है। चलिए पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है आज। चलो बाद में देखेंगे इसको। तो भाई
ये था अपना ख़त्म हो गया ये वाला जीके का सेक्शन एनालिसिस। अब अगली वीडियो में मैथ और रीजनिंग का देखेंगे। एंड अगर हम बात करें तो जो इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो लॉइन के वाला जो स्तूप था जिसमें एक साथ 4 शेरों की फोटो है, वो कहाँ हुआ है? तो वो सारनाथ में है। लॉइन कैपिटल, सारनाथ को हम लॉइन कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। अब बुद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। बताइए गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। चलो मैं एक तरीके से बात करता हूँ, इनकी बॉर्न कहाँ पे हुए, डेथ कहाँ पर हुई, ज्ञान कहाँ पर मिला, पहला हाँ ज्ञान कहाँ पर मिला, और पहला सरमन कहाँ पे दिया उन्होंने, सरमन कहाँ पे दिया पहला, और बताइए कि इनके बेटे का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। अब इनकी माता का नाम क्या था, कब ये पैदा हुए थे, और इनके जाने को क्या बोलते हैं, इन्हें गहराता को क्या क्या बोलते हैं, इनकी ज्ञान प्राप्ति को क्या सिंबल से दर्शाते हैं, इनकी महापरिनिर्वाण को किस सिंबल से दर्शाते हैं। और मैं उनका पूरा इसकी कुंडली बताता हूँ। देखो, इनका जन्म हुआ था 263 में, ठीक है। कहाँ पर? लुम्बिनी में, कपिलवस्तु, नेपाल में है ये जगह, है ना। और ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको सारनाथ में। डेथ हुई थी इनकी पावापुरी बिहार में। और पहला ज्ञान प्राप्त हुआ सारनाथ में पहला। और यहाँ पे क्या था, डेथ, ठीक है। और अब बात करें तो पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया, बेटे का नाम था सिद्धार्थ, पत्नी का नाम था यशोधरा। और ऋजुपालिका नदी में के पास इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल के वृक्ष के नीचे। और गिराता को इनको घोड़ा घोड़ा हॉर्स की सिंबल से दर्शाते हैं, और महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाते हैं, और जब इनके जन्म को कमल से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। और तो ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हाँ ये देखिए, मैं देख लीजिए आप इस ऊपर को, देखो ये लॉइन है, इधर इधर अपना एलिफेंट है सेकंड वाली पेज में, इधर थर्ड वाली में बुल है, फोर्थ वाली में क्या है भाई, फोर्थ वाली में क्या दिख रहा है, लॉइन ही है फोर्थ वाली में भी, और पांचवी में भी लॉइन है, सही है। और छठी वाली में इसमें एक साथ 4 से शेर हैं, ये भी सारनाथ में मिली थी। ये सारी हमने देख ली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आप मॉक टेस्ट के एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिए। और ये जो आपके सामने 2 वीडियोस आ रही हैं इसको भी देख लीजिए, और प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर ज़रूर से कर लीजिए, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम CHSL का मॉक देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।